नमस्कार दोस्तों, चंद्रहासिनी एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज 2025 का ये दूसरा टेस्ट पेपर है। इसके एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखिए, पहला पेपर हो चुका है और इसका एक्सप्लेनेशन लुकेश सर के द्वारा हमारे यूट्यूब के चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। पहला पेपर 25 अगस्त को हुआ था। ये जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही क्वालिटी वाइज हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। देखिए, अगर आप लोग ये पर्टिकुलर टेस्ट पेपर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो प्लीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए। जो भी स्टूडेंट सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जा रहा है और सीजीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सभी जितने भी बच्चे हैं, बहुत ही कम फीस है इस टेस्ट सीरीज का, सभी इसे परचेज कीजिए और इस एग्जाम को दिलाइए। तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 छत्तीसगढ़ की जनजातियां, इस टॉपिक से हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता वामन देव है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए गोंड, बी कमार, सी भुंजिया और डी कंवर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कमार। इसका आंसर क्या है? बी कमार। आंसर है बी कमार। देखिए, गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं, अगर कभी पीएससी में सवाल पूछे तो इसके प्रमुख देवता आपको ध्यान में रखना है, ये है डूमा देव। कौन है? डूमा देव। इसके अलावा ये लोग नारायण देव को मानते हैं, नारायण देव की पूजा करते हैं। नारायण देव के अलावा मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो ये उनके कुछ प्रमुख देवता हैं। उसी प्रकार से कमार जनजाति के लोगों के प्रमुख देवता हैं वामन देव। ये अपनी उत्पत्ति वामन देव से मानते हैं। मेनपुर, गरियाबंद के मेनपुर में गांव है डोंगर, देव डोंगर में इनका निवास है। इनकी स्थापना वहां की गई है वामन देव की और यही इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा कमार जनजाति के लोग लोहे की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लोहे की पूजा करते हैं। ये लोग लोहे में देवी दुर्गा का वास मानते हैं, देवी दुर्गा का वास मानते हैं। भुंजिया जनजाति के लोगों के प्रमुख देवता हैं बड़े माई, छोटे माई, बड़े माई, छोटे माई। ठीक है। और कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं सगरा खंड। तो इस प्रकार से आपको जनजातीय अंचल में जनजातियों के प्रमुख देवताओं को ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया? बी कमार। करेक्ट आंसर क्या है? बी कमार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, घोटुल से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर घोटुल जो कि मुरिया जनजाति का युवा गृह है, इससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे पढ़ना है और समझना है कि सही कथन कौन सा है। तो घोटुल के जन्मदाता लिंगोपेन को कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मुरिया जनजाति का युवा गृह है घोटुल और इसके जन्मदाता, इसके संस्थापक और इसके नियामक या इसके प्रमुख देवता लिंगोपेन को कहा जाता है। लिंगोपेन वास्तव में इनके पूर्वज थे जो कि सेमर गांव के निवासी थे। इन्होंने युवा गृह का प्रचलन स्टार्ट किया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें 18 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने आते थे। ये बहुत ही बड़े संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे कह सकते हैं, है ना। तो घोटुल की स्थापना ही उन्होंने की। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। घोटुल में अकादमिक शिक्षा दी जाती है। तो घोटुल एक युवा गृह है, युवाओं का गृह है, जहां पर अविवाहित लड़के एवं लड़कियों को अकादमिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। तो ध्यान रखना कि वहां अकादमिक शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। घोटुल का मुख्य नृत्य मांदरी है। बिल्कुल सही है, घोटुल का मुख्य नृत्य मांदरी है। मांदरी नृत्य को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुष मांदरी वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं जो है चिटकुल बजाती है। ये गोल घूमकर इस नृत्य को किया जाता है जो कि घोटुल का प्रमुख नृत्य है। घोटुल के सदस्य को चेलिक और सदस्या को बेलोसा कहा जाता है। तो देखो, ध्यान रखना कि घोटुल के पुरुष मुखिया को सिरेदार कहा जाता है। पुरुष मुखिया को सिरेदार, ये कौन है? तो ये पुरुष मुखिया है। ठीक है। और यहीं पर घोटुल के पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है। वहीं पर महिला मुखिया को
बेलोसा और महिला सदस्य को मुटियारिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुटियारिन। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है क्या कहा गया? सदस्य को चेलिक कहा जाता है, तो हाँ सदस्य को चेलिक कहा जाता है, लेकिन सदस्य को मतलब महिला सदस्य को बेलोसा नहीं कहा जाता, वो तो महिला मुखिया को कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि सरदार का चेला, सरदार का चेला, आप ऐसे कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हो कि पुरुष मुखिया को सरदार और उसके सदस्य को चेलिक कहा जाता है, जबकि महिला मुखिया को बेलोसा और सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व बस्तर राज्य में चालुक्य राजाओं के विश्वास पात्र सेवक हुआ करते थे? क्या हुआ करते थे भाई? विश्वास पात्र सेवक हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है भद्रा, परजा, मुरिया और हलबा। तो ध्यान रखिएगा कि काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ भद्रा जनजाति के लोग आए थे, और ये वैसे तो मूलतः उड़ीसा की जनजाति है, लेकिन ये बस्तर में भी निवास करती है, और बस्तर में सामाजिक रूप से इनका ऊंचा स्थान है, क्योंकि इनके पूर्वज जो हैं वो बस्तर के राजाओं के सेवक हुआ करते थे और बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र होते थे, इसीलिए इन्हें सामाजिक रूप से ऊंचा स्थान दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रा, ए भद्रा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सीसल कला कहाँ प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सरगुजा, बी रायगढ़, सी गरियाबंद और डी बस्तर। तो सीसल कला ये क्या होता है पहले समझिए। सीसल कला वास्तव में एक पेड़ होता है, बांस की एक प्रजाति होती है राम बांस। क्या होती है? राम बांस। इसके पत्ते को सुखाकर इसके पत्ते के रेशे से विभिन्न प्रकार के खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, उसे ही सीसल कला कहा जाता है। सजावटी सामान बनाए जाते हैं, इसे ही सीसल कला कहा जाता है, और ये बस्तर में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? बस्तर में। इसमें संलग्न जनजातियां हैं जो कि बस्तर में निवास करती है, मुरिया और भद्रा जनजाति। क्लियर है? ये बस्तर और परचनपाल, परचनपाल भी कहाँ है? तो बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। इन दोनों जगहों पर सीसल कला प्रचलित है, फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। अगला सवाल, धुरवा जनजाति से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें विचार करना है कि ये कथन जो है वो सही है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, धुरवा जनजाति बांस के बर्तन एवं सामग्री बनाने में निपुण होते हैं। मतलब कि क्या ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं? तो हाँ, ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें बस्तर की बास्केटरी ट्राइब कहा जाता है। तो हाँ, इन्हें बस्तर का बास्केटरी ट्राइब कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि ये लोग बांस शिल्प में निपुण होते हैं, इसीलिए इन्हें बस्तर का बास्केटरी ट्राइब कहा जाता है। तो कथन एक जो है कथन दो को स्पष्ट भी करता है। ये देखो, ये जो परजा जनजाति है इन्हें ही बस्तर में धुरवा कहा जाता है। परजा ये वास्तव में उड़ीसा की जनजाति है, इन्हें बस्तर में धुरवा के नाम से जाना जाता है और इसे बस्तर का बास्केटरी टाइप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। कथन दो कथन एक का सही कारण है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा नृत्य परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको तीन नृत्य दिख रहे हैं, परम नृत्य, मड़ई नृत्य और विवाह नृत्य, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों नृत्य परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। परम नृत्य ये एक प्रकार का सैन्य नृत्य है। कैसा नृत्य है? एक प्रकार का सैन्य नृत्य है। मड़ई नृत्य भूमकाल विद्रोह के बाद 1910 में बस्तर में जब भूमकाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद विजय प्रतीक के रूप में परजा जनजाति के लोगों के द्वारा मड़ई नृत्य मड़ई के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है भाई? मड़ई के अवसर पर किया जाता है। और विवाह नृत्य क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि विवाह नृत्य कब किया जाएगा? तो विवाह के अवसर पर किया जाएगा। कब किया जाएगा? विवाह के अवसर पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है,
निम्न में से जोड़ी सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पर जोड़ियों को सुमेलित करना है। तो देखो इन जोड़ियों में क्या क्या है, एक तरफ आपको विवाह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको वो विवाह एक्चुअल में है कौन सा ये दिया गया है। सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। कांड विवाह एक प्रकार का तीर विवाह होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही सुमेलित है और यही हमारा आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। पठौनी, पठौनी हट विवाह को नहीं कहते। पठौनी वास्तव में जब लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है, लड़के के घर बारात लेकर जाती है, तो इस प्रकार के विवाह को पठौनी कहा जाता है। हठ विवाह को ध्यान में रखना कि कोरवा जनजाति में इसे धुकू कहते हैं और बैगा जनजाति में इसे पैठुल कहते हैं। ठीक है। गोलक विवाह ये वास्तव में विनिमय विवाह है। कैसा विवाह है? विनिमय विवाह है, जो कि बिरहोर जनजाति में इसे गोलक कहा जाता है। सहपलायन विवाह, साथ में भागकर विवाह करना, अबू झमाड़िया में इसे ही बिथेर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खड़ोनी एक प्रकार का पुनर्विवाह है। एक प्रकार का क्या है? पुनर्विवाह है, ना कि विधवा विवाह या विधुर विवाह। विधुर विवाह क्या होता है भाई? तो विधुर विवाह को हल्दी पानी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन विवाहों को इनके आधार, इनके जिस प्रकार से किया जाता है उसके आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मुरिया जनजाति के द्वारा हर एडन्ना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो मुरिया जनजाति के द्वारा हर एडन्ना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हम कुछ मिस कर गए क्या? ओके ओके ओके, एक मिनट, हम यहाँ पर 6 के बाद डायरेक्ट 14 में आ गए। कोई बात नहीं, हमने 14 और 15 को डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा इस तरफ जाके यहाँ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। चलो इधर हम 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो आपको यहाँ पर असत्य कथन को ढूंढकर निकालना है। पहला स्टेटमेंट, कर्मा नृत्य गोंड, उरांव, मुंडा, कंवर आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, कर्मा नृत्य सभी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बी, पारिवारिक, अच्छा हम इसे राइट मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें असत्य कथन को ढूंढना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, लेकिन ये कथन क्या है? सत्य है। चलो, पारिवारिक एवं सामाजिक सुख समृद्धि के लिए स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। यह बस्तर अंचल में सर्वाधिक प्रचलित है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कर्मा नृत्य बस्तर को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है ना, बस्तर में स्पेशली फेमस ये नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला स्टेटमेंट भी देख लो, इसे भादो शुक्ल एकादशी, भादो शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है ना। और इस दिन करमसेनी वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। करम की प्रधानता को शो करता है ये पर्व। तो भादो शुक्ल एकादशी से लेकर वर्षा ऋतु के आगमन तक इस नृत्य को किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट सही है और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, देश का पहला जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किस जिले से किया गया? बस्तर, धमतरी, रायपुर या कोंडागांव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमतरी से किया गया। देखिए ये तो जनजातीय सर्किट परियोजना है, ये जो जनजातीय सर्किट परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया धमतरी के गंगरेल क्षेत्र से। कहाँ से किया गया? धमतरी के गंगरेल क्षेत्र से किया गया। ये 14 सितंबर 2018 में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना, इस सर्किट परियोजना के तहत टोटल 13 स्थल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चुने गए हैं जहां पर जिसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, ये कुल 13 स्थल यहाँ पर चुना गया है जिसे पर्यटन के रूप में क्या किया जाना है? विकसित किया जाना है। एक बात और भी ध्यान में रखना कि ये जो परियोजना है ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसे संचालित किया जा रहा है। अब ये जो 13 स्थल हैं, देखो इस 13 स्थलों में, ये 13 स्थल तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि 13 स्थल कौन कौन से हैं। जशपुर है, कुनकुरी है, मेन पार्ट है, जशपुर, कुनकुरी, मेन पार्ट, कमलेशपुर, महेशपुर। इसके अलावा
गंगरेल है, गंगरेल, कोंडागांव, जगदलपुर, जगदलपुर के बाद चित्रकूट, तीरथगढ़, है ना। ये सारे प्लेसेस जो है वो 13 स्थलों के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखो, आपको पहले ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में 3 भाषाई परिवार है, मतलब कि 3 भाषाई परिवार की बोली यहाँ की जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। ये 3 भाषाई परिवार की बोली है मुंडा, आर्य और द्रविड़। सामान्यतः जो जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है वो मुंडा भाषा परिवार की बोली बोलती है, जो मध्य क्षेत्र में निवास करती है वो आर्य भाषा परिवार की बोली बोलती है, और जो दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है वो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली बोलती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि उराव जनजाति वो छत्तीसगढ़ के उत्तर में रहती है लेकिन वो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली कुड़ुक बोलती है। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी इसमें है, पर सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो देखते हैं, बैगा जनजाति के लोग बैगानी बोलते हैं, हल्बा लोग हल्बी बोलते हैं, भतरा लोग भतरी बोलते हैं, और जशपुर में रहने वाली जनजातियां जो है वो सदरी बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? सदरी। ध्यान रखना, ये सभी की सभी आर्य भाषा परिवार की बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, किसी भी अनुसूचित जनजाति को किस आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये गोला कर लो, नहीं को रखा जा सकता है नहीं पूछ रहा है, नहीं रखा जा सकता है ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखो, पहला क्राइटेरिया स्थिर व घटती जनसंख्या बिल्कुल सही है। दूसरा क्राइटेरिया अत्यंत कम साक्षरता दर बिल्कुल सही है। क्षेत्र में जनजाति बहुलता, उस क्षेत्र में अगर जनजातियों की बहुलता होगी तो वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए तकनीक से पूर्व की कृषि प्रणाली, तकनीक से पूर्व की कृषि प्रणाली। ऐसी जनजातियां जो आज भी स्थानांतरित कृषि करती है, जो कि आज भी आधुनिक कृषि नहीं करती है या स्थायी कृषि नहीं करती है, वो जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत रखी जाती है, और उनकी अत्यंत आर्थिक पिछड़ी स्थिति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत माडा पॉकेट क्षेत्र कौन कौन सा है। हमें ये बताना है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत माडा पॉकेट क्षेत्र कौन कौन सा है। देखो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र टोटल है 19। माडा पॉकेट टोटल 9 है, और लघु अंचल 2 है। 2 भी कौन कौन सा है ध्यान में रखना, एक है धूरी बंधा और दूसरा है बछेरा भाटा। ठीक है, अब देखो माडा पॉकेट क्षेत्र कौन कौन सा है ये पूछा गया है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में माडा पॉकेट क्षेत्र 9 कौन कौन से हैं। तो कुछ याद करने के लिए मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना चाहूंगी कि ये माडा पॉकेट क्षेत्र वास्तव में कौन कौन से हैं। अगर आप उत्तर में देखोगे तो जांजगीर चांपा में है रुगजा, रायगढ़ में है गोपालपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है सारंगढ़। ठीक है, ये 3 एक लाइन में आपको दिखेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओगे तो इधर आपको दिखेगा कबीरधाम, इसके बराबर में है बलौदा बाजार। ठीक है, और इसी के बराबर में है महासमुंद 1 और महासमुंद 2। क्लियर? अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 2 और बच गए हैं। 2 और कौन कौन से हैं भाई? तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इसके अंतर्गत नचनिया और धमतरी में है गंगरेल। तो ये टोटल 9 माडा पॉकेट एरिया है। अब मैच कर लेते हैं। कोटा नहीं है, गंगरेल है, कबीरधाम भी है, गौरेला ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नचनिया भी है और गोपालपुर भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 5 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है तो हम इससे पहले गोला लगा लेंगे कि ये नहीं है पूछा जा रहा है।
मलार जनजाति के लोग चिमनी निर्माण का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये लोग धातु शिल्प में भी निपुण होते हैं। खड़िया खड़िया जनजाति के लोग बांस का बर्तन बनाने का कार्य नहीं करते, बल्कि ये लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। तो हमारा आंसर तो हमको यहीं पर मिल गया है, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा फिर भी हम देख लेते हैं बाकी को भी। मुरिया जनजाति के लोग कंघी शिल्प में निपुण होते हैं और काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। कंघी शिल्प इनके जीवन में विशेष महत्व रखता है, ये प्रेम और सुंदरता का प्रतीक होता है। घोटुल में स्पेशली कंघी का उपयोग किया जाता है। ये कंघी कोई प्लास्टिक की कंघी नहीं है भाई, ये बहुत ही अच्छी शिल्पकारी की गई कंघी है। प्रधान जनजाति के लिए गोंडों के गायक होते हैं, ये लोग गाथा गायन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 12 भाई बिंजवार के लेखक कौन है? शरद चंद्र रॉय, टीबी नायक, बीएच मेहता या दयाशंकर नाग? ध्यान रखना कि टीबी नायक हैं 12 भाई बिंजवार के लेखक। टीबी नायक की और किताब है जो आपको ध्यान में रखना है, द भील एक अध्ययन, द भील आ स्टडी, द भील एक अध्ययन। इसके अलावा एक और किताब है द अबुझ माड़ियास, द अबुझ माड़ियास। ये दोनों किताब आपको ध्यान में रखना है। देखो, शरद चंद्र रॉय की किताब है द कमार, द कमार। इसके अलावा दयाशंकर नाग की किताब है द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना। तो ये कुछ बेसिक से बुक्स हैं, इन किताब के लेखक आपको ध्यान होने चाहिए। तो टीबी नायक की 3 किताब है, 12 भाई बिंजवार, द भील एक अध्ययन और इसके अलावा द अबू झमाड़ियास। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमने डील कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 भी डील कर लिया है, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, कोटनी गीत किस भाषा में गाया जाता है? कोटनी गीत, सबसे पहले आप ये समझो कि विवाह के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है भाई? विवाह के अवसर पर। देखो, ये जो कोटनी गीत है ये भतरी और उड़िया बोली में गाया जाता है ना। विवाह के अवसर पर, लग्न के मुहूर्त के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है, कोटनी गीत, ध्यान में रखना। सामान्यतः ऐसे सवाल भी आते हैं, इनकी बोली पूछी जाती है ना, गीतों की बोली पूछी जाती है कि ये कौन सी बोली में गाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, बस्तर के जनजाति समाज में किस अवसर पर पारत खेलने की परंपरा प्रचलित है? पहले तो ये समझो कि ये पारत खेलना क्या होता है। ये जो पारत खेलने की परंपरा, ये वास्तव में शिकार करने की परंपरा है। कैसी परंपरा है? शिकार करने की परंपरा है। और ये परंपरा जो है माटी तिहार के अवसर पर किया जाता है। माटी तिहार ये ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में, चैत्र के माह में माटी तिहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है। इसमें मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा की जाती है। तो माटी तिहार, इसे बीज पुटनी भी कहते हैं, ठीक है। बीज, जो नया बीज धान होता है वो अपने देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। तो माटी तिहार के अवसर पर पारत खेलने की परंपरा प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्न में से किस नृत्य में एक पुरुष के कंधे पर 2 व्यक्ति आरूढ़ होकर नृत्य करते हैं? अटारी, परघौनी, डंडा या गेड़ी? तो ये नृत्य है अटारी नृत्य। नृत्य कौन सा है? अटारी। इस नृत्य को उराव, बैगा और भूमिया जनजाति के द्वारा, भूमिया जनजाति के द्वारा, इन तीनों जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है भाई? तो बताओ भाई, इसे कब किया जाता है? प्लीज आप लोग इसे मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कब किया जाता है, इस नृत्य को कब किया जाता है, बताओ। परघौनी नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। गेड़ी डांस जो है ये आपको पता होना चाहिए, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। डंडा डांस ये अगेन गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि किस नृत्य को किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, जनजाति अंचल में शिकार प्रधान लोकनाट्य है। शिकार प्रधान लोकनाट्य, देखो भतरा नाट बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं इसे। भतरा नाट जो है वो युद्ध प्रधान होता है। कैसा होता है? युद्ध प्रधान। माओ पाटा ये शिकार प्रधान। इस नृत्य में मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा जंगली भैंसे का शिकार किया जाता है। खम्ब स्वांग ये कुरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। मेघनाथ स्तंभ को बीचों बीच स्थापित करके उसके आसपास प्रहसन
किया जाता है। दही कांदो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस लोक नाट्य को किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शिकार प्रधान कौन सा लोक नाट्य है? तो शिकार प्रधान लोक नाट्य है माओ पाटा। अगला सवाल, जनजाति एवं निवास को सुमेलित करना है। देखो भाई, भूंजिया जनजाति कहाँ रहती है? तो गरियाबंद में। भील जनजाति कोरिया में रहती है। कोया जनजाति बीजापुर में रहती है। कौन रहती है? महासमुंद। तो ए का 4, उसके बाद 1 2, बी का 1, हाँ 1 2 3, ए का 4 और उसके बाद 1 2 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दोरली बोली में किस भाषा का प्रभाव पड़ा है? हिंदी, तमिल, तेलुगु या उड़िया? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोरली बोली जो है वो दोरला जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। और ये दोरला जनजाति के लोग जो हैं वो बीजापुर और सुकमा में गोदावरी नदी की तट सीमा में निवास करते हैं। और इससे लगा हुआ क्षेत्र है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो दोरली बोली में तेलुगु भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए डिटोंग नृत्य का आयोजन किया जाता है। डिटोंग मतलब कि गेड़ी नृत्य है ना। वर्षा के अवसर पर गेड़ी नृत्य किया जाता है और भीमा देव वास्तव में वर्षा के देवता हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दाडनो महुआ से निर्मित पेय पदार्थ है। बस्तर में महुआ से निर्मित पेय पदार्थ को डाडना या डाडनो कहा जाता है, ये भी सही है। दीवार पाता नृत्य या दिवाली के अवसर पर केवल लड़कों के द्वारा किया जाता है। तो देखो, दीवार पाटा नृत्य दिवाली के अवसर पर तो किया जाता है, लेकिन ये केवल लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर के और एल ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। अगला सवाल, गढ़वा शिल्प कला में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। पीतल, कांसा, रागा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गढ़वा शिल्प ये बस्तर में फेमस है। बस्तर में घसिया जाति के लोगों के द्वारा गढ़वा शिल्प का कार्य किया जाता है, जो कि एक प्रकार का धातु शिल्प है। ये तो धातु शिल्पकारी है। ये विलुप्त मोम पद्धति के द्वारा इसकी शिल्पकारी की जाती है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो पीतल, कांसा, रागा तीनों होता है। तो किसकी सामग्री प्रयुक्त नहीं की जाती है पूछा गया है, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगेन ये सवाल क्या पूछा गया है कि नहीं कौन सा है? तो देखो, धनकुल, कुंजाड़, तोहेली और तुरम, इसमें ये जो बाकी तीन है ये तीनों के तीनों तत्वाद्य यंत्र है। मतलब कि इन्हें तार से बजाया जाता है, तार की सहायता से बजाया जाता है। जबकि तुरम जो है वो एक द्विमुखी, जिसके दोनों फेस में चमड़ा मढ़ा होता है, द्विमुखी विततवाद्य यंत्र है। द्विमुखी विततवाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोलदहका नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑब्वियसली ये कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, कोल जनजाति के लोग रहते कहाँ हैं भाई? तो ये लोग रहते हैं कोरिया, एमसीबी, ये लोग रहते हैं कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बिलासपुर, इस एरिया में ये लोग निवास करते हैं। कोलदहका नृत्य करते हैं। कुरकू जनजाति के लोग थापटी और ढांडल करते हैं। पर्जा जनजाति के लोगों के नृत्य हमने अभी देखे। इन लोग परम नृत्य करते हैं, मड़ई डांस करते हैं, विवाह नृत्य करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रहने चाहिए। अगला सवाल, कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? मकाड़िया, सिहारी, कुरहा या मडुली? तो इसके पंचायत प्रधान को कुरहा कहा जाता है। ठीक है, देखो जो कमार जनजाति है ये दो उपजातियों में डिवाइडेड है। एक तो बूधर जियाए और दूसरा है मकाड़िया। ठीक है, तो ये उपजाति है। मकाड़िया क्या है? उपजाति है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सांप और मोर का मांस खाने में विशेष रुचि रखती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है परजा, मंझवार, भारिया और इनमें से कोई नहीं। तो भारिया जनजाति के लोग हैं जो लोग सांप का मांस खाने में विशेष रुचि रखते हैं। ध्यान रखना, ये जो भारिया जनजाति है ये निवास कहाँ करती है भाई? तो ये रहती है कोरबा,
ये विशेष रूप से बिलासपुर में निवास करती है। विशेष तौर पर कहाँ रहती है? बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है ना। विशेष रूप से सांप का मांस खाने में विशेष रुचि रखती है। करेक्ट आंसर है 27 का भारिया। अगला सवाल, अमुस तिहार, अमुस तिहार किस माह में मनाया जाता है? तो बस्तर अंचल में अमुस तिहार सावन के महीने में मनाया जाता है। जब पूरे लोक अंचल में हरेली पर्व मनाया जाता है तो बस्तर अंचल में अमुस तिहार मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से जो औषधि पौधा है, पशु औषधि पौधा शतावरी और रसना, इनकी पूजा की जाती है और इस औषधि को पशुओं को खिलाया जाता है ताकि पशुओं को किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाया जा सके। क्लियर है? तो शतावरी और रसना का विशेष महत्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको कुछ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको अभिकरण या प्राधिकरण के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उसका एस्टैब्लिशमेंट डेट लिखा गया है ना। तो हमको मैच करना है कि सभी कैसे हैं। देखो, नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अबू जमाड़ विकास अभिकरण, अबू जमाड़िया विकास अभिकरण है। ये क्या है? अबू जमाड़िया विकास अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1978-79 में। कहाँ हुई थी? नारायणपुर में। कहाँ? नारायणपुर। कमार विकास अभिकरण, इसकी स्थापना गरियाबंद में हुई थी 2009 में। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है ना, चलो अच्छे से लिख देते हैं, गरियाबंद। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना रायपुर में 2024 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। भारिया जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? गमी रोटी, तीजा, गायंटू या नाहर? तो ये बताओ, मृत्यु भोज को तीजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीजा। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। घोटुल का अर्थ है, घोटुल का अर्थ क्या है? देखो, ये युवाओं का गृह है जहां पर अविवाहित युवा, युवक और युवतियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से शिक्षित किया जाता है। इसे गोंगा स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंगा स्थल। ये कोई विवाह स्थल या दसगात्र स्थल नहीं है, ये वास्तव में क्या है? गोंगा स्थल है। ध्यान रखना, गोंगा का मतलब विद्या स्थल होता है। क्या होता है? विद्या स्थल। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर अकादमिक शिक्षा नहीं दी जाती। अगला सवाल, निर्बोलन विवाह पद्धति किस जनजाति में है? निर्बोलन, ये एक प्रकार का हठ विवाह होता है। ये एक प्रकार का हठ विवाह होता है जिसमें उरांव जनजाति के लोग इस विवाह को निर्बोलन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सत्य कथन है। हमें सत्य कथन को चुनना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट, धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है। बिल्कुल सही है, धुमकुरिया उरांव जनजाति की युवा गृह को कहते हैं। धुमकुरिया का उद्देश्य सदस्यों को धार्मिक और सामाजिक शिक्षा देना है। ये भी बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति की गाथा महाकाव्य कड़क डंडी है। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। अगला सवाल, सुमेलित करें। जनजाति एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके पर्वों के नाम दिए गए हैं। परजा जनजाति के द्वारा धुरवा पर्व मनाया जाता है। दोरला जनजाति के द्वारा कपल पेंडुम मनाया जाता है। मुरिया जनजाति के द्वारा नूना नारे पर्व मनाया जाता है और उरांव जनजाति के द्वारा खद्दी पर्व मनाया जाता है। खद्दी ये सरहुल पर्व ही है। साल वृक्ष में फूल खिलने पर ये लोग चैत्र के माह में सरहुल पर्व मनाते हैं। नूना नारे पर्व ये घोटुल का पर्व है। घोटुल का पर्व है। इसमें क्या करते हैं कि ये नूना नारे पर्व जो है, देखो ध्यान में रखना, ये जो नूना नारी पर्व अक्टूबर के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के माह में। जितनी भी सदस्य होती है मुटियारिन, जितनी भी फीमेल सदस्य होती है घोटुल की, वो सभी ग्रुप में दूसरे घोटुल जाती हैं और जब वो दूसरे घोटुल जाती हैं तो उनका स्वागत किया जाता है ना। और इस प्रकार से ये लोग नृत्य गीत का आयोजन करते हैं। इस दौरान इन लोग मातुल देव की पूजा करते हैं। ये ध्यान में रखना, किसकी पूजा करते हैं? मातुल देव की। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति पंडो की बस्ती पंडो नगर
में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद कब आए थे पूछा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है 22 नवंबर 1952 को। 22 नवंबर 1952 को जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे तब वो सरगुजा रियासत में दौरे में आए थे और उन्होंने पंडो नगर का दौरा किया था, जो कि वर्तमान में सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यहाँ के लोगों से वो मिले थे और यहाँ के लोगों ने उनके निवास के लिए एक निवास स्थल भी बनाया था, जिसे आज भी राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा सवाल भी पीएससी में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, अबूजमाड़ी जनजाति में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? देखो, बिथेर सहपलायन विवाह को कहा जाता है। सहपलायन विवाह को बिथेर कहा जाता है। तालको बायता सहमति विवाह को कहा जाता है, मतलब अरेंज मैरिज। खड़ौनी एक प्रकार का पुनर्विवाह है। पुनर्विवाह, इसको सही तरीके से लिख दिया जाए, पुनर्विवाह। तो उड़ियत्ता जो है ये एक प्रकार का हठ विवाह है, घुसपैठ विवाह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जवारा गीत में किस देवी के रूप का नाम बार बार आता है? जवारा गीत, देखो जवारा गीत ये नवरात्रि के अवसर पर इस गीत को जब चैत्र की नवरात्रि में चैत्र की नवरात्रि में शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर नवमी तक जवारा पर्व मनाया जाता है। इस दौरान जवारा बोया जाता है और इस दौरान जब गीत गाया जाता है उसमें देवी दुर्गा का नाम बार बार आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, रहस्य के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन को हमको चुनना है। इसका आयोजन होली के समय किया जाता है। इसका आयोजन गर्मी के दिनों में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इस लोक नाट्य में चितेर जनजाति के कलाकारों के द्वारा गांव के विभिन्न स्थानों पर पौराणिक मूर्तियां स्थापित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सतनामी रहस्य और आदिवासी रहस्य प्रसिद्ध है। सतनामी रहस्य और आदिवासी नहीं बल्कि सवर्ण का रहस्य प्रचलित है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। राज्य में बाबू रेवाराम रचित रहस्य की पांडुलिपियां प्रचलित है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो असत्य कथन है वो सी है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, रहस्य जो है वो कृष्ण की बाल लीलाओं का एक लोक नाट्य है, सबसे ज्यादा बिलासपुर संभाग में फेमस है। ये श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक चलता है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। ये एक दिन का नहीं बल्कि 7, 9 और 21 दिन का भी हो सकता है। तो कुछ बेसिक बातें आपको रहस्य के बारे में ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, बस्तर दशहरा में ओहाड़ी यात्रा कार्यक्रम के दौरान किया जाता है, क्या किया जाता है? माता मावली का स्वागत, उनकी विदाई, कलश स्थापना या लकड़ी की पूजा। देखो, जब साल वृक्ष के लकड़ी की लट्ठे की पूजा की जाती है तो उसे पाठ यात्रा कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि का पहला दिन मतलब अश्विन शुक्ल प्रथमा को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखो ओहाड़ी यात्रा में माता मावली की विदाई की जाती है। इसे ही जिया डेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिया डेरा। ये लास्ट कार्यक्रम होता है बस्तर के दशहरे का, जिसे अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना, बस्तर का दशहरा 75 दिनों के लिए केवल बस्तर में मनाया जाता है, जो कि देवी दंतेश्वरी और देवी मावली की पूजा का पर्व है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका निवास दिया गया है। तो बताओ भाई, खड़िया कहाँ रहती है? तो खड़िया रहती है रायगढ़ में। खड़िया कहाँ रहती है? रायगढ़ में। भद्रा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो भद्रा जनजाति के लोग बस्तर में, सौता जनजाति के लोग सूरजपुर में और कंवर जनजाति के लोग बिलासपुर में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। 7 देवताओं को पूजने वाली जनजातीय समूह को किस गोत्र में शामिल किया गया है? तो गोत्र समाज जो है जनजातियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये एक अंतर्विवाही समूह है। देवी देवताओं को मानने के आधार पर इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है, येरुंगपेन, सारुंगपेन, सयुंगपेन और नालुंगपेन। येरुंगपेन जो है 7 देवताओं को मानते हैं, सारुंगपेन 6 देवताओं को मानते हैं, सयुंगपेन 5 देवताओं को मानते हैं और नालुंगपेन 4 देवताओं को मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मुरिया जनजाति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको सत्य कथन का चयन करना है।
मुरिया जनजाति का मूल निवास बस्तर क्षेत्र है, सही है। मुरिया जनजाति पेद्दा कृषि करती है। ये पेद्दा कृषि नहीं करती है, ये स्थानांतरित कृषि नहीं करती है, बल्कि ये स्थायी कृषि करती है। पेद्दा कृषि ढलानी क्षेत्रों पर किया गया स्थानांतरित कृषि है, जिसे अबू जमाड़े जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह जनजाति आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध मानी जाती है। नहीं, ये आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं मानी जाती, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मानी जाती है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हलबा, और ये कौन करता है? अबूझ माड़िया। इस जनजाति के पुरुषों के द्वारा दूसरे गांव जाकर जनवरी फरवरी माह में कुलांग पाटा नृत्य किया जाता है। इसे ही पुरुष कुलांग भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4। इसका दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 42 का आंसर होगा 1 और 4। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल, किस जनजाति के लोग छिंद के पत्ते से झाड़ू, टोकरी और चटाई बनाने का कार्य करते हैं? तो ये पारधी जनजाति के लोग करते हैं। देखो, कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प में निपुण होते हैं, बांस शिल्प में निपुण होते हैं। धनवार जनजाति के लोग धनुष बाण का निर्माण करते हैं, ये भी बांस शिल्प में निपुण होते हैं। पारधी जनजाति के लोग ये कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण 3 है, बिल्कुल सही है। ये है उत्तर क्षेत्र में अंबिकापुर में, मध्य क्षेत्र में रायपुर में और दक्षिण में जगदलपुर में। राजकीय अभिकरण 2 है, बिल्कुल सही है। एक है भुंजिया और दूसरा पंडो। भुंजिया जो है गरियाबंद में है और पंडो सूरजपुर में है। केंद्रीय अभिकरण, अभिकरण 5 नहीं है बल्कि 6 है। 5 नहीं है, कितना है? 6 है। अबू जमाड़िया का अभिकरण नारायणपुर में है। बैगा का अभिकरण कबीर धाम में है। उसके अलावा पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा का अभिकरण अंबिकापुर में है। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर ये दोनों का साथ में जशपुर में है। इसके अलावा बैगा का गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है और कमार का गरियाबंद में है। तो इस प्रकार से टोटल 6 है। प्रकोष्ठ टोटल 10 है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। अगला सवाल, दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। बैगा जनजाति मातृ सत्तात्मक होती है। ये मातृ सत्तात्मक नहीं होती है, ये पितृ सत्तात्मक होती है। कैसी होती है? पितृ सत्तात्मक होती है। हमको सत्य कथन चुनना है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। बैगा जनजाति में हल छूना निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका मानना है कि हल छूने से भूमि माता को तकलीफ होती है, इसीलिए ये लोग स्थायी कृषि भी नहीं करते, भूमि पर हल नहीं चलाते। ये लोग स्थानांतरित कृषि व्यवहार करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बैगा जनजाति में भूत प्रेत भगाने वाले को भूमिका कहते हैं, ये भी सही है। बैगा जनजाति के लोग फसल की रक्षा हेतु सावन माह में देवली त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? देवली त्योहार मनाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LMN ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल, बिजवार जनजाति में वर के पिता द्वारा वधु के पिता को दिए गए वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? दिए गए वधु मूल्य को क्या कहा जाता है भाई? झूठी, झांखर, कोटा सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखो झूठी, इनमें जो गोदना प्रचलित है, स्त्रियों के द्वारा हाथ पैर सर में जो गोदना किया जाता है उसे झूठी कहा जाता है। झांखर तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है, तंत्र मंत्र के जानकार को झांखर कहा जाता है। कोटा सागर इनका महासभा है, इनमें जो महासभा आयोजित किया जाता है उसे कोटा सागर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, किस जनजाति के लोग खंडरा देवता को अपना आराध्य देवता मानते हैं? पहाड़ी कोरबा खुड़िया रानी देवी है इनकी। कोरकू जनजाति के लोग मेघनाथ और खंडरा देव को अपने आराध्य देवता मानते हैं। नगेशिया नाग से रक्षित होते हैं। गोरैया देव और शिकारी देवता इनके प्रमुख देवता हैं। अघरिया के प्रमुख देवता हैं लोहासुर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग खुड़िया देवी जिनका निवास जशपुर में इनका मंदिर है। नगेशिया लोग शिकारी देव और गोरैया देव को मानते हैं। अघरिया लोग लोहासुर की पूजा करते हैं, धधकती हुई भट्टी में इनका निवास मानते हैं। कोरकू जनजाति के लोग के प्रमुख देवता हैं खंडरा देव। चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनजाति के विकास के लिए 5 मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंचशील सिद्धांत। उसका नाम क्या है? पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? आप प्लीज इसे याद करके जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगला सवाल, सही विकल्प चुनिए। जनजाति अलग अलग सामाजिक वर्गों के द्योतक हैं। जनजाति का खंडात्मक विभाजन होता है। देखो, समाज जनजाति जो है अलग अलग समाज के द्योतक नहीं होते, बल्कि इनका एक ही सामाजिक ग्रुप होता है जिसे आप लोग अलग अलग नाम से जानते हो, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जनजाति का खंडात्मक विभाजन होता है? नहीं, इनका कोई खंडात्मक विभाजन नहीं होता। ये खंड खंड में नहीं रहते, बल्कि ये लोग ग्रुप में निवास करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के और एल दोनों असत्य है। अगला सवाल, विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी और ये विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड क्या है। आगे अगले सवाल में आते हैं। सुमेलित करें। यहाँ पर पेय पदार्थ और जनजातियों के नाम दिए गए हैं। सल्फी, सल्फी जो है मुरिया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। इसे बस्तर बियर के नाम से भी जाना जाता है। ताड़ी बैगा जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। छिंद रस अबू जमाड़िया जनजाति का प्रिय पदार्थ है। छिंद के पत्ते से, छिंद के पेड़ से ये निकाला जाता है। और कोसमा जो है वो उराव जनजाति का है। तो इसका करेक्ट मैच है ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 3 है, सी का 3 और डी का 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, गोंडी में डूमादेव किसे कहते हैं? गोंडी में डूमादेव पितृदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो पितृदेव, इनके पितृदेव होते हैं। पितृदेव वास्तव में कौन है? तो जब इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये उनके डूमादेव के रूप में उनकी स्थापना करते हैं और अपने पूर्वज की पूजा करते हैं। इसे ही पितृदेव कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सुमेलित है। बोटीगटी पंडुम बीज बोने का पर्व है, बिल्कुल सही है। तोरम पंडुम फसल कटाई का पर्व है, ये भी बिल्कुल सही है। इरपू पंडुम आम की नई फसल आने पर इस पर्व को मनाया जाता है। तो इरपू पंडुम तब नहीं मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इरपू पंडुम को महुआ बिनने के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जब महुआ बिनने जाते हैं जनजातीय लोग, तो ये लोग इरपू पंडुम का पर्व मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर के और एल। ये दोनों सुमेलित हैं जबकि बाकी सुमेलित नहीं है। चलो अगले सवाल में आते हैं। पुप्पुल साड़ पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताओ भाई, पुप्पुल साड़ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो उराव के द्वारा सरहुल याद रखना, गोंडों के द्वारा पुप्पुल साड़ पर्व मनाया जाता है, अबू जमाड़िया के द्वारा मनाया जाता है ककसाड़, ध्यान में रखना, और भील जनजाति के द्वारा गोल गधेड़ो पर्व मनाया जाता है। ये कुछ फेमस पर्व है इनका जो आपको याद में रखना है। अबू जमाड़िया के द्वारा ककसाड़ और भील के द्वारा होली के अवसर पर गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो। तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र है जो आपको प्रमुख पर्व है जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये पुप्पुल साड़ पर्व होता क्या है भाई, बताओ। ये ना पौष के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पौष के माह में। अगला सवाल, किस जनजाति में सतगड़िया पंचायत होता है? कंवर, गोंड, प्रधान या फिर कंडरा? तो देखो ये होता है कंवर जनजाति में। कहाँ होता है? कंवर जनजाति में सतगड़िया पंचायत होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, सही विकल्प चुनिए। भतरा नाट का आयोजन प्रायः ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। भतरा जनजाति जो कि बस्तर में निवास करती है, इनके द्वारा भतरा नाट का आयोजन ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, सही है ये। बस्तर का आदिवासी थिएटर बस्तर भतरा नाट को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भतरा नाट के कलाकारों को भरनौटी कहा जाता है। भरनौटी नहीं कहा जाता, नटकुरिया कहा जाता है। भरनौटी भारिया जनजाति की बोली होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये युद्ध प्रधान होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। एक रात्रि के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कुछ बेसिक से जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो पी, क्यू और एस इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम सप्ताह गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो राम सप्ताह गीत है ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। ये लोग
भादों के माह में राम सप्ताह नाच करते हैं और गीत का भी आयोजन करते हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है और ये गीत गाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? इस सीताराम नायक का सीताराम बंजारा जाति का था। कौन सी जाति का था? बंजारा जाति का था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दही कांडो नाट्य का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? ये मैंने पहले ही बताया कि दही कांडो, ये जो मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं, उनके द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की लीला का नृत्य नाट्य आयोजन किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कंवर जनजाति की प्रमुख देवी या देवता है? अब यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, बाहन देव, मातिन देव, बंजारी देव या गुरमा देव। तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके प्रमुख देवता हैं सगराखंड। इसके प्रमुख देवता हैं सगराखंड। सगराखंड को आपको नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसके जो और अलग देवता हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। इसका आंसर तो प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो सारे आंसर मैं ही बता दूंगी। ये मैं आपको कमेंट करके बाद में सेक्शन में कमेंट करके मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी, लेकिन फिलहाल आप लोग इसका आंसर ढूंढिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग दिवाली पर्व के अवसर पर जदूरा नृत्य करते हैं? बताओ भाई, किस जनजाति के लोग करते हैं जदूरा नृत्य? तो दिवाली के अवसर पर जदूरा नृत्य खैरवार जनजाति, जो कि सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है, ये लोग दिवाली के अवसर पर जदूरा नृत्य करते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ किताब का, आपको मैच करना है कौन कौन सा सही चुनाव है। दयाशंकर नाग की है द ट्राइबल इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू.जी. ग्रिफिथ इनका किताब है द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। टीबी नायक ने 12 भाई बिंजवार लिखा है। शरद चंद्र रॉय ने द बिरहो लिखा है। सभी का सभी सही मैच है, सभी का सभी सही मैच है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय राष्ट्र की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? तो ऐसे सवाल भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियां, पहले तो छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 7822,902 है। छत्तीसगढ़ में इनका प्रतिशत कितना है, तो 30.62%। ये लोग राष्ट्र की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितने प्रतिशत है? 8.6%। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। जनजाति, अगला सवाल, जनजातीय जीवन संस्कृति से जुड़े काष्ठ कला के उदाहरण बताइए। लकड़ी से निर्मित जो काष्ठ कला है उसके उदाहरण बताइए। चुनौती ये वास्तव में तंबाकू का डब्बा होता है। क्या होता है? तंबाकू का डब्बा, है ना, तंबाकू का डब्बा, और नीचे भी तंबाकू डिब्बी ही लिखी है। स्मृति स्तंभ, देखो ये सभी के सभी काष्ठ कला के उदाहरण हैं। ये सभी के सभी काष्ठ कला के उदाहरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, काष्ठ शिल्प निर्माण में कौन कौन से वृक्ष की लकड़ी से, काष्ठ शिल्प का निर्माण कौन कौन से वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? सागौन, सिवना, मोदे, सभी वृक्ष की लकड़ियों से किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखना, काष्ठ शिल्प में निपुण जनजातियां हैं अबू जमाड़िया और मुरिया, ये आपको याद रखना है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, काष्ठ शिल्प रचना के मुख्य औजार कौन से हैं? अब आपको मुख्य औजार पूछा गया है। ध्यान में रखना कि इसका मुख्य औजार है कचक। कचक इसका मुख्य औजार है। ये बिल्कुल कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ से थोड़ा चौड़ा होता है और बिल्कुल शार्प होता है, नीचे से पकड़ने के लिए रहता है, वो यूज करने के लिए होता है। इसके अलावा लकड़ी का सामान है तो आप आरी होगा, आरी के अलावा कुल्हाड़ी होगा, तो ये सब क्या है? औजार है। लेकिन काष्ठ शिल्प का मुख्य औजार क्या है? तो कचक है। कंवर जनजाति के लोग लमसेना विवाह को क्या कहते हैं? ये लोग लमसेना विवाह को घर्जन कहते हैं। सेवा विवाह, जब वर जो है वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है तो वो अपने भाभी ससुर के घर जाकर
उनकी सेवा करता है, उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। बैगा में इसे लमसेना जाना कहते हैं, गोंड में इसे चरगिया कहते हैं, कंवर में घर जन और बेंजवार में घरजिया कहा जाता है। अगला सवाल, लुरकी जो कि कान में पहना जाता है, अरे भाई टच हो जाओ, चलो लुरकी जो कि कान में पहना जाता है, कुछ सही विकल्प को हमें चुनना है। देखो लुरकी यह कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। लुरकी सामान्यतः पीतल, चांदी, तांबा धातु का बना होता है, ये भी सही है। लुरकी को ही कर्णफूल कहा जाता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सत्य हैं। चलो आगे आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, अबूजमाड़िया जनजाति के लोग रसोई घर को क्या कहते हैं? ये लोग रसोई घर को क्या कहते हैं भाई? तो अबूजमाड़िया जनजाति के लोग रसोई घर को आंगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगड़ी। भुंजिया जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। इनका जो कमरा होता है, रसोई कमरा, ये बिल्कुल लाल रंग से पुता होता है। अगला सुमेलित करना है, बहुटा। बहुटा बाह में पहना जाता है, ऐंठ ही कलाई में पहना जाता है, ककुआ सिर में पहना जाता है और बंधा गले में। तो ये इसका मैच है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति दरहा परंपरा का पालन करती है? देखो पहाड़ी कोरवा जनजातियां, ये लोग छोटे छोटे बच्चों के शरीर में आग से दाग का निशान बनाते हैं, इसे ही दरहा कहते हैं। आप देखेंगे कि 5-6 साल के बच्चों में भी ये निशान होते हैं, 15 से 16 निशान होते हैं। तो ये पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों में फेमस है। तो करेक्ट आंसर है कोरवा। सुमेलित करना है जनजाति और वधु मूल्य का नाम। तो देखो ध्यान में रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैच करने का तरीका, उराव जनजाति के लोग कहते हैं उड़ू खेस। क्या कहते हैं? उड़ू खेस। उ फॉर उराव, उ फॉर उड़ू खेस। ठीक, तो अगर आपको इतना ही पता है तो बाकी बात बन जाएगी। ठीक है, भील जनजाति के लोग इसे दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा। और नगेशिया जनजाति के लोग इसे बूंदा कहते हैं और अगरिया जनजाति के लोग इसे खर्ची कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हट विवाह का अन्य नाम क्या है? घुसबैठ विवाह, ढुक्कू विवाह, निर्मोधन विवाह, तीनों कहते हैं। तीनों हट विवाह का ही टाइप है, या अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KL और M। करेक्ट आंसर क्या होगा? KLM, KLM तीनों। चलो अगला सवाल, जनजाति में बोंगावाद, बोंगावाद का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर कुछ तात्पर्य, कुछ मीनिंग दिए गए हैं ऑप्शंस में। शुभ अशुभ वस्तुओं का, शुभ व शुभ वस्तुओं से संबंधित है, या फिर एक अलौकिक, एक अशरीरी शक्ति में विश्वास से संबंधित है, टोटमवाद से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो बोंगावाद एक पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति है जो कि सर्वत्र विद्यमान है ना, जो इन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बुराइयों को नष्ट करती है, आने वाले समस्याओं से सचेत कराती है, सपनों में आती है और समस्याओं से सचेत कराती है। इस प्रकार से एक पारलौकिक शक्ति है। कैसी है ये? अलौकिक अशरीरी शक्ति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सत्य कथन है, जनजातियों में युवा गृह सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। तो बिल्कुल सही है। कौन जनजाति में लड़कों के युवा गृह को धांगड़ा घर कहा जाता है? ये भी सही है। दुमकुरिया उराव जनजाति के युवा गृह को, ये भी बिल्कुल सही है। तो PQR तीनों के तीनों क्या है? सही है। PQR तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल, सुमेलित करें राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति। देखो सुमेलित करना है, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति है अबूजमाड़िया। कौन है? अबूजमाड़िया। शैक्षणिक दृष्टि से विकसित जनजाति उराव है, सामाजिक दृष्टि से विकसित जनजाति भतरा है, और सांस्कृतिक दृष्टि से मुरिया है। तो इसका सही मैच है ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। बंदर का शिकार करने वाली जनजाति कौन है? तो बिरहोर है। देखो बिरहोर जनजाति के लोग बंदर का शिकार करते हैं, बाकी जनजाति के लोग भी बंदर का शिकार करते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस भी देखिए कि क्या कंवर, मुरिया और नगेशिया करते हैं, ये भी ध्यान में होना चाहिए। देखो इनसे रिलेटेड एक विशेष मान्यता ऐसी भी है कि बिरहोर जनजाति के लोग जिस पेड़ को छू दे, बंदर उस पेड़ में बैठते तक नहीं है।
ठीक है, तो ये लोग बंदर के शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला सवाल, श्री कृष्ण के नाम का गोदना गुदवाने वाली जनजाति है। देखो इसमें ऑप्शन है बैगा, बिजवाड़, कोंद और कंवर। तो करेक्ट आंसर है कंवर। देखो कंवर जनजाति के लोग अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? कौरवों का। और चूंकि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया उसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाए, तो ग्लानी, उनको बहुत ज्यादा बाद में ग्लानी हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया। तो अपने अपने श्राप की भरपाई के लिए उन्होंने, उनके जितने भी वंशज हैं उनमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने चेस्ट में श्री कृष्ण की गोदना गुदवाती है, उनके चित्र का या उनके नाम का। तो कंवर जनजाति ध्यान में रखना। अगला सवाल, सुमेलित करे जनजाति और कृषि पद्धति। तो कुछ कृषि पद्धति तो आपको पता ही होगी, जैसे कि अबू जमाड़िया के लोग दिप्पी कृषि करते हैं, कोरवा जनजाति के लोग देवारी कृषि करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ये पता है कि नहीं बताइए भाई, है ना? तो यहीं से भी आप मैच करके आप पता कर सकते हो। बी का 3 है और सी का 2 है, तो ए का क्या होगा? 1 होगा। भारिया जनजाति के लोग दाहिया करते हैं और पर्जा जनजाति के लोग डोंगर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 79 का करेक्ट आंसर बताइए। 79 का करेक्ट आंसर है बी। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, गोंड जनजाति के पर्व निम्न में से कौन कौन से हैं? आपको कौन कौन से है बताना है। मेघनाथ पर्व मनाते हैं ये लोग, लारू काज मनाते हैं, दुल्हानुष्ठान 12 साल के अंतराल में सुअरों का विवाह कराते हैं, नारायण देव की आराधना में इस पर्व को मनाते हैं, कर्मा पर्व भी मनाते हैं। तो सभी के सभी इनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। के, एल और एम। महुआ बिनने जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मैंने अभी बताया था, इरपू पंडुम मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? इरपू पंडुम। भीमूल पंडुम जो है वो वर्षा के देवता भीमा देव के आराधना में इस पर्व को मनाया जाता है। मरका पंडुम ये आम की नई फसल आने पर, आम की नई फसल आने पर, नई फसल आने पर का मतलब ये है कि जब आम उगता है, आम फलता है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। और विज्जा पंडुम जो है वो बीज पर्व है, बीज पर्व है। ध्यान में रखना करेक्ट आंसर क्या है? इरपू पंडुम। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं हम। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है, इसे सुहाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाई। राउत जाति के लोगों के द्वारा मातर तिहार के अवसर पर सुहाई गायों को बांधा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, माड़िया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? माड़िया जनजाति के निवास स्थान को वेडू कुरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेडू कुरमा कहा जाता है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला सवाल, सही विकल्प चुनें। सेवा विवाह को गोंड जनजाति में लवानाई कहते हैं, तो नहीं कहते। सेवा विवाह को गोंड जनजाति में चरगियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरगियां। पायसोतुर विवाह अपहरण तथा जोर जबरदस्ती से किया जाने वाला विवाह, सही है। क्रय विवाह बधु मूल्य चुकाने की परंपरा, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल और एम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है बताओ भाई? भोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोई। ठीक है। तालुर मुंते देव हैं, अबू जमाड़िया जनजाति के देवताओं को कहते हैं तालुर मुंते देव। ठीक। अनाल पाटा किस अवसर पर गाया जाता है? अनाल पाटा, देखो अनाल गड्डिया एक मृतक स्तंभ है, अनाल गड्डिया मृतक स्तंभ है, और अनाल पाटा गीत मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा इसे गाया जाता है। अगला सवाल, अबू जमाड़िया जनजाति में, अबू जमाड़िया जनजाति में ग्राम चिकित्सक को क्या कहा जाता है? तो अबू जमाड़िया जनजाति में ग्राम चिकित्सक को बड्डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड्डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। ठीक है। लोनू, ये लोनू कमरा होता है। लोनू का मतलब क्या होता है? कमरा। और रतौना और रसनवा दो पर्व हैं बायका जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बायका जनजाति का प्रमुख भोजन भाजी को किस वृक्ष के पत्ते से प्राप्त किया जाता है? इनका जो प्रमुख भोजन है वो खिचड़ी और केवलाल वृक्ष के पत्ते की भाजी है। केवलाल, कोयलार भाजी है। कौन सी भाजी है? कोयलार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवलाल। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, फाग नाचा किस अवसर पर किया जाता है?
फाग नाचा किस अवसर पर किया जाता है भाई, बता दो। करेक्ट आंसर प्लीज बताओ, आप कमेंट करके बताओ। अगला सवाल, खेखड़ा नृत्य में महिला के मुखेटों को क्या कहते हैं? खेखड़ा, गिगजी या करैया? करैया जो है उरांव जनजाति का पारंपरिक वस्त्र है, पारंपरिक वस्त्र, ठीक है। मुखौटे को गिगजी कहते हैं, करेक्ट आंसर है गिगजी। ये जो खेखड़ा नृत्य है ये फाग के महीने में बैगा जनजाति के द्वारा पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पलाश के पत्ते लाते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको सुखाने के बाद उसको कूट के उसका रंग बनाते हैं, उसी से ये लोग होली खेलते हैं। उसके बाद ये लोग गांव-गांव जाकर नृत्य का आयोजन करते हैं। इस समय महिला पुरुष दोनों मुखौटा लगाते हैं। पुरुषों के मुखौटे को खेखड़ा कहते हैं और महिलाओं के मुखौटे को गिजजी कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, उरांव जनजाति के लोग साल वृक्ष में पुष्प आने पर कौन सा पर्व मनाते हैं? भाई सभी को पता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। हर एग्जाम में कुछ ऐसे सिंपल सवाल तो होते ही हैं जो सभी से बन सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सरहुल पर्व मनाते हैं, ध्यान में रखना, सरहुल पर्व मनाते हैं। अगला सवाल, गदवा जनजाति में नहानी संस्कार कब किया जाता है? नहानी ये एक्चुअली में नहावन जैसा है, और हमारे मैदानी क्षेत्र में भी जो नहावन होता है 10 नहावन, वो 10वें दिन होता है। तो मृतक संस्कार के 10वें दिन इस नहानी संस्कार को किया जाता है। चलो आ जाओ अगला सवाल, भीमुल पाटा किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ भाई, भीमुल पाटा किस जनजाति में प्रचलित है? भीमुल पाटा जो है ये माड़िया जनजाति में प्रचलित है। क्या होता है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ। उरांव जनजाति में पारंपरिक वस्त्र को मैंने बताया कि क्या कहते हैं, करैया कहते हैं। क्या कहते हैं? करैया। अगला सवाल, किस जनजाति में विवाह तय करते समय वर पक्ष वधु पक्ष के घर जाकर बीड़ी देता है? बताओ भाई, किस जनजाति में ऐसा होता है कि वो बीड़ी देता है? इसका करेक्ट आंसर है पारधी। पारधी जो कि शिकारी जनजाति है। पक्षी व्यंजन के लिए प्रयुक्त कच्चा माल ये चावल और गेहूं दोनों से बनता है। एक मीठा व्यंजन है तो इसमें गुड़ भी डाला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल है, गौरी गौरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक के माह में जब दिवाली मनाते हैं हम, तो गोंड अंचल में गौरी गौरा पर्व मनाया जाता है। ये शिव और पार्वती का विवाह उत्सव है। धूमधाम से शिव और पार्वती जी का विवाह रचाया जाता है। इस दौरान महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखना। तो कौन सा महीना हो गया ये? कार्तिक का महीना। बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो ये बस्तर में है। बस्तर में जनजातीय अंचल में परस्पर सह अस्तित्व की भावना होती है। ये सामूहिक रूप से किसी की भी हेल्प करते हैं, तो किसी का जो सहायता करने का जो परंपरा है इसे बेटिया प्रथा कहते हैं। अगला सवाल, हल्बा जनजाति के संबंध में सत्य कथन है। इस जनजाति में विवाह प्रस्ताव व विवाह के मध्य तक सगाई स्वरूप 3 बार महला जाने की परंपरा है। इनके टोटल समूह को नाइक कहते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति मानी जाती है। सवाल क्या पूछा गया है कि सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन केवल 1 और 3 है, ध्यान में रखना कि हाँ 3 बार महला जाने की प्रथा है, चौथी बड़ी जनजाति है। टोटम समूह को नाइक नहीं कहते भाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित करें। ये आभूषण से रिलेटेड सवाल है। आप देखेंगे कि हर एग्जाम में आभूषण से रिलेटेड सवाल तो पूछे ही जाते हैं। क्या हो गया भाई? देखो मैच करना है। पैर में झांझर पहना जाता है, कमर में सकरी पहना जाता है, कान में फुल सकरी पहना जाता है और कलाई में बनूरिया पहना जाता है। तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हमने पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई भी जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं अभी तक उन्होंने चंद्रहासिनी एकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज हम विषय के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। हम चाहते हैं कि आपका जो इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, उसके लिए हम जितना हो सके उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो मेहनत है ये आप लोग भी करें, हमारे साथ जुड़कर करें और अपने तैयारी को इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आंकें। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऊपर होगा। तो जो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।